स्पेशली बड़ोदरा से आने के लिए इतना सारा समय, एनर्जी, धन खर्च करने के लिए विशेष रूप से आभार। थैंक यू सो मच। आपका बड़ा नाम है, आपकी कंपनी बहुत बड़ी है और उस कंपनी में लगभग हर डायरेक्ट सेलर आपको जानता है। थैंक यू। क्योंकि आप एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छे अचीवर हैं। लेकिन पूरा हिंदुस्तान विजय अग्रवाल जी की बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता है और वो कैसे डायरेक्ट सेलिंग में आए उसके बारे में जानना चाहता है। तो अब तक का सफर बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि किसी मजहब को देखे बिना उसके उस चीज को फील करना, राइट। हवा तो सब जगह बहती है, पर अगर हवा को स्पेशली फील करना होता है तो पंखे के नीचे जाके बैठना होता है। इसी तरीके से ये वो गंगा है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और कई लाखों डायरेक्ट सेलर्स जो है उनकी होप, उनकी आशा है। और मेरा ये मानना है कि इंसान खाने के बिना जिंदा रह सकता है, पानी के बिना थोड़े दिन रह सकता है, पर आशा के बिना एक मिनट भी नहीं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको शुक्रिया दिल से कि आप इतना अच्छा नेक काम कर रहे हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम है विजय अग्रवाल। मैं बेसिकली बड़ोड़ा गुजरात में रहता हूँ और पिछले 7 सालों से मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं था तब मैं कहीं पे पानी के पाउच बेचने का काम करता था, न्यूज़पेपर डालने का काम करता था। बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से मैं आता हूँ। मेरे पापा सब्जी की लारी लगाते थे और कभी हमने बड़े सपनों के बारे में या कभी बड़ी गाड़ी के बारे में हमने घर में बात, यानी सपनों की बात करना यानी अभिशाप। गरीब व्यक्ति के लिए 2 वक्त की रोटी निकालना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जब भी हमारे घर में ऐसी बात होती है कि यार गाड़ी लाएंगे, ये लाएंगे, तो बोलते थे कि बेटा जितने चादर है उतने ही पैर पसारो। तो जो मेंटल नरिश हमको किया जाता है, तो वो उस बैकग्राउंड में से उठकर मुझे पता चला। और इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने कहा कि 10 बाय 10 के घर में हम लोग रहते थे। 6 लोग हैं हम परिवार में, 2 भाई 2 बहन और मैं सबसे बड़ा हूँ। और पापा का एक्सीडेंट हुआ तो सारी की सारी जिम्मेदारी जो थी वो मेरे पे आ गई। पापा बेड रेस्ट पे आ गए थे। और कहते हैं, कहावत है बहुत पुरानी कि मरता क्या ना करता। जब आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो कुछ ना कुछ करने लगता है। तो सुबह 4 बजे उठ के न्यूज़पेपर डालना, वहां से घर वापस आना, फिर निरमा कंपनी में जॉब जाना, वहां से वापस शाम को 5 बजे आना, मेडिकल स्टोर पे जॉब जाना। यानी सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक काम करने के बाद में मेरे पास 4,000 5,000 रुपया आता था। और आप यकीन मानिएगा सर, वो 4-5 हजार रुपया हमारे लिए 50,000 के बराबर था, बराबर। और बहुत पुअर पोजीशन थी, मतलब कोई होप नहीं था, चारों तरफ सिर्फ निराशा थी। एक दिन घर को आ रहा था, निर्मा कंपनी से एक दोस्त मिला, बोले पैसा कमाना है। अब मुझे बताइए कि अगर भूखे से पूछा जाए कि खाना खाना है तो वो क्या कहेगा, नहीं खाना। मैं कहा कमाना है। तो वो मुझे बिठाकर अपनी बाइक पर और मुझे एक सेमिनार में ले जाया गया। और जैसे आप सेमिनार में जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है, मर्सिडीज आएगी, ये आएगा, आइलैंड आएगा। और मैं खड़ा खड़ा सोच रहा था कि साइकिल अगर मेरी पंचर हो जाती है तो उसको बनवाने के 5 रुपए मेरी जेब में नहीं है। ये बंदा बोल रहा है कि लाखों रुपए कमा। तो मैंने बिल्कुल डिनाई कर दिया उसको। जैसे ही हम बाहर निकले, मेरे जो भी मुझे लेकर गए थे उस समय, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि कैसा लगा आपको। मैंने कहा जबरदस्त। बोला करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। बराबर। तो क्योंकि बिल्कुल मूड ही नहीं था, इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं था, कुछ भी नहीं था। और मुझे बताया गया कि इस इंडस्ट्री में लाखों आएंगे करके, बिल्कुल विश्वास नहीं था। और एक सब्जी बेचने वाली महिला थी जो स्टेज पे आई और कप कपाते हाथों से ये बोली कि मैं इस इंडस्ट्री से 3,000 रुपए कमाई। अच्छा। तो मुझे स्ट्राइक हुआ। जैसे आप डॉक्टर को डॉक्टर से रिलेट करते हो, इंजीनियर से रिलेट करता है, तो मुझे लगा कि अगर ये औरत 3,000 रुपए कमा सकती है विजय अग्रवाल, तो तू इसमें से पैसे कमा लेगा। और मेरे को जो लेकर गया उन्होंने बोला तू लाखों कमाएगा। मैंने कहा मुझे लाखों की जरूरत नहीं है, मुझे 2-3 हजार रुपए चाहिए। बोला नहीं तू लाखों कमाएगा। मैंने कहा नहीं 3,000 चाहिए। तो बहुत आर्ग्यूमेंट चली हमारे बीच में। फिर उसने मुझसे कहा कि तू लाखों कमाएगा। मैंने कहा तुझे भरोसा है मुझे लाख आएगा? बोले विजय मुझे पूरा भरोसा है। मैंने कहा जिस दिन मुझे लाख आ जाए 97 तू रख लेना, 3 मुझे दे देना। अच्छा, बराबर। तो कोई बड़ी सोच नहीं थी, कोई बड़ा विजन नहीं था, बस मजबूरी थी मेरी इस इंडस्ट्री में आना। और मजबूरी इस कदर थी कि मतलब पैसा इतनी प्रायोरिटी थी मेरे लिए कि अगर 4,000 रुपए घर में और आ जाए तो 8-10 हजार में घर चल जाएगा। मतलब मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब आटा 11 रुपए किलो था। राइट। तो हमने 5.5 रुपए का आटा लाके भी घर में रोटी बनाई है। तो मुझे पता है, एक बच्चा स्कूल में जाता है 9 महीने, 9-10 महीने, ठीक है। तो हम लोग 6 महीने क्लास के बाहर खड़े रहते थे, क्योंकि टीचर बोलता था फीस, मम्मी को कल पेरेंट्स को लेकर आना। घर पे जाके मम्मी पापा को बोलते थे, मम्मी पापा बोलते थे कि आप जाओ हम आते हैं।
ओके। और टीचर का एक कॉमन क्वेश्चन होता था कि रास्ता इतना कितना लंबा है कि रोज सुबह तुम उठ के आ जाते हो, तुम्हारा माँ बाप नहीं पहुंचते। तो ना कभी स्कूल में ट्रिप गए कहीं, ना फीस टाइम पे भरी, ना तो एजुकेशन के हिसाब से भी मेरा एजुकेशन 10th है, मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ और 10वीं तक पहुंचते पहुंचते मुझे समझ में आ गया कि आगे पढ़ने की या मेरे माँ बाप की पढ़ाने की शायद वो नहीं है, तो मैंने उस टाइम एजुकेशन को भी ड्रॉप किया। मुझे आज भी याद है 200 रुपए की साइकिल, सेकंड हैंड साइकिल खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था हमने, मतलब सिर्फ 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए। तो आया, कहते हैं कि आपके जीवन में एक मौका ऐसा आता है जहाँ पे आपको क्लिक होता है कि यहाँ पे से आपकी जिंदगी बदल सकती है। और मेरे मेंटर हैं, राइट, अल्पेश गजर साहब, बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं जी, बिल्कुल। और मैं ये कहूंगा कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आज विजय अग्रवाल जो कुछ भी है, अगर उनकी मेंटरशिप को निकाल दिया जाए तो मैं कुछ भी नहीं। तो उनकी वजह से इस इंडस्ट्री को समझ पाया, इस इंडस्ट्री में काम कर पाया, और आज 7 ईयर मुझे इस इंडस्ट्री में हो गए हैं और आप लोगों की दुआओं की वजह से एक अच्छे मुकाम और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ। That's great, wonderful, विजय जी, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, आप जहां से उठ के आए हैं। मैं आपके बारे में कुछ कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ जो आपके कमिंग सून के वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने किए हैं जी। उससे हमारे व्यूअर्स को भी मालूम पड़ेगा कि कौन उनके सामने बैठे हुए हैं। चंचल अग्रवाल ने लिखा है, वेलकम सर, वी आर एक्साइटेड टू लिसन यू। शीतल ने लिखा है, वेलकम सर, यूथ आइकॉन, धरती से आसमां तक कैसे पहुंचे हैं वो आपसे बेहतरीन कौन सिखा सकता है। जोबनदीप ने लिखा है, यूथ आइकन ऑफ इंडिया। जिंदगी नेटवर्क मार्केटिंग ने लिखा है, आपने दिखा दिया अग्रवाल साहब कि मोहर नहीं लगी गरीबी की किसी पे। यस। विजय ने लिखा है, युवा दिलों के धड़कन। सतीश राजपूत ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग के बादशाह। और अविनाश ने लिखा है, यूथ के लिए प्रेरणा है आप। मोतीराम साहू ने लिखा है, गुजरात से MLM के राजा का फर्ज से अर्ज का सफर, CWSV में सुनने के लिए बेकरार। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो बहुत प्यार करते हैं विजय जी लोग आपसे, और बहुत शानदार स्पीकर है, उसकी छोटी सी झलक हमको अभी देखने को मिल गई है और बहुत मजेदार होने वाला है ये इंटरव्यू। थैंक यू। डायरेक्ट सेलिंग में विजय जी बहुत सारी चीजें चाहिए एक व्यक्ति को कामयाब होने के लिए, बिल्कुल। लेकिन उनमें सबसे जरूरी चीज क्या है जो आपकी नजर में कि यार ये सबसे पहले आएगा, फिर बाकी चीजें बात की? सर आपने बिल्कुल सही कही कि जैसे कहते हैं कि खाना बनाने के लिए बहुत सारे मसालों की जरूरत पड़ती है, पर मेरा ये मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ये मेरा फर्म बिलीफ है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक व्यक्ति को सफल होने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए वो चाहिए बिलीफ सिस्टम। अगर आपका बिलीफ है ही नहीं, आपका भरोसा ही नहीं है, तो आप इस इंडस्ट्री में आकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि गंगा किनारे गए, पानी आंखों पे लगाए और चले आए। गंगा में डुबकी करने से आपके जो है शरीर की निर्मलता बाहर आती है, तो वो बिलीफ है, बराबर। और किसी भी इंडस्ट्री में सफल होने के लिए, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बिलीफ। अगर आपका बिलीफ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिलीव किस चीज पे होना चाहिए? सबसे पहले अपने आप पे। अच्छा, कि मैं कर सकता हूँ, मैं कामयाब हो सकता हूँ। यस, मेरा जन्म ही कामयाबी के लिए हुआ है। नहीं, अगर किसी को नहीं हो रहा है, मान लेते हैं और उसकी पुराना जो उसका एक्सपीरियंस है उसमें उसको फेलियर्स मिले हैं लाइफ में, 2-3 काम करके देखे, बात नहीं बनी, बिल्कुल, तो उसको यहाँ भी यकीन नहीं हो रहा है कि यार मैं कामयाब हो सकता हूँ, तो कैसे वो साहस जुटाए? सर सबसे पहली बात तो जितना भी मैं समझता हूँ बिलीफ के बारे में, हमने कई महापुरुषों के एग्जाम्पल देखे हैं। गांधी जी ने कोई 2-4 साल में आजादी नहीं ले ली, सुभाष चंद्र बोस ने कोई 2-4 साल में आर्मी खड़ी नहीं कर दी, बराबर है। तो उनका बिलीफ था। इन सारे महान व्यक्तियों में एक कॉमन व्यक्तित्व जो था वो था बिलीफ। अब्राहम लिंकन जिन्होंने 17 बार चुनाव हारा, राइट, तो उनमें एक बिलीफ था, राइट, मैं कर सकता हूँ, राइट। और इससे मैटर ही नहीं करता कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि आपने जो पास्ट में बीज बोए थे उसकी फसल आज आप काट रहे हैं, राइट। आज जो बीज बोएंगे इसकी फसल आप फ्यूचर में काटेंगे,
राइट। तो आपने जो पास्ट में किया गया काम है उससे आपको लर्निंग करनी है। अगर उसके बोझ को आज भी आप अपने दिमाग में लेकर चल रहे हो तो सर सफलता तो बहुत दूर की बात है, आप लोगों से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहोगे। वेरी ट्रू। तो जो इतिहास है उससे हम लोग सबक लें, बस अब्राहम लिंकन जैसे लोगों से सबक लें कि इतनी सारे फेलियर के बाद वो सक्सेस हो सकते हैं, तो हम भी सक्सेस हो सकते हैं। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। तो विजय जी की बात को एक व्यक्ति ने मान लिया, हाँ, कि जी मैं मेरे अंदर बिलीफ आ गया कि इसमें कामयाब हो सकता हूँ। बिल्कुल। तो और किन चीजों पे उसको बिलीव करना पड़ेगा अगर खुद के ऊपर आ गया तो? सर सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि बिलीव जब हम करते हैं तो इस दुनिया में 100% लोग हैं जिसमें से 98% लोग ऐसे हैं जो सब कुछ समझते हैं। इन्हें समझ में आता है कि कंपनी पे भी भरोसा होना चाहिए, प्रोडक्ट पे भी भरोसा होना चाहिए। ये 98% लोग हैं, बराबर है। और स्वीकार करने वाले सिर्फ 2% लोग हैं जिनको असल में भरोसा, स्वीकार, एक्सेप्टेंस। राइट। 98% लोग हैं जिन्हें समझ में आ रहा है कि पैसा है, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, वो समझते हैं। पर जैसे ही बाहर निकलते हैं, 2-4 लोगों की ना, 2-4 लोगों के ताने, बराबर है। और उनको वो फिर उनसे कोई मिलने भी जाता है कि यार मैं भी समझता हूँ इसमें पैसा बहुत है, पर क्या करूं। ये जो पर क्या करूं वाला जो शब्द है ना, इससे पता चलता है कि इंसान के अंदर बिलीफ कितना है। राइट। मुझे उन 2% लोगों की हमेशा तलाश रही है मेरी जिंदगी में जो स्वीकार करते हैं, जिन्हें पता है कि अंग्रेज डंडे मारेंगे ना तो चलेगा पर आजादी तो लेनी है, जेल में जाना पड़ेगा चलेगा पर आजादी तो लेनी है। वो भरोसा, वो फर्म बिलीफ, वो इसमें बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है। राइट, क्योंकि कामयाबी तो बाद में मिलने वाली है, अभी तो भरोसे के साथ ही चलना है। और आपको अमृत, समुद्र मंथन किया गया था अमृत को पाने के लिए, पर उसमें से सबसे पहले तो विष निकला। मतलब ये बहुत पक्की बात है कि जब भी आप किसी नेक काम को या अच्छे काम को करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए उस विष को पचाने की, बाद में आप अमृत के हकदार बनते हैं। राइट। आपको अमृत चाहिए और आप विष से अवॉइड कर रहे हैं तो ये तो पॉसिबल है नहीं। और 30 साल का पैसा आप 3 साल में कमाना चाहते हैं तो 30 साल वाले चैलेंजेस भी तो 3 साल में आएंगे। वेरी ट्रू, दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया, ये बहुत सही जानकारी दी विजय सर ने। और सबसे पहला गुण आपके अनुसार यही होना चाहिए कि बिलीफ होना चाहिए। बाकी सारी चीजें, लिस्ट बनाना, कांटेक्ट करना, प्लान दिखाना बाद की चीजें हैं, पहले बिलीफ। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। मैं आपको मेरे बिलीफ का एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं सेमिनार में पॉजिटिव हुआ, मैं सर से मुलाकात हुई, मैंने इस इंडस्ट्री को समझा, तो मैं घर गया। मेरे पापा बाहर बैठे थे। मेरे पापा ने पूछा कहाँ गया था। मैंने कहा पापा एक जबरदस्त जगह गया हूँ और बहुत अच्छा है। पापा ने बोला कि हमको ऐसा कुछ करना नहीं है। मैं बता रहा हूँ बिलीफ की परीक्षा। मेरा ये मानना है कि रणभूमि को जीतने से पहले मन भूमि को जीतना पड़ता है, उसी को मैं बिलीफ कहता हूँ। मेरे पापा ने कहा कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना। मैंने कहा नहीं पापा, इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ है, आप समझिए। वो समझने को तैयार नहीं थे। और मैं एक बात आपको बताऊंगा यहाँ पे कि हाथी को रिक्शे में बिठाना और घर वालों को समझाना इक्वल है, बराबर है। तो मेरे पापा ने मेरे सामने से 2 उंगली रखी कि अगर तुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है तो बाप नहीं, और बाप चाहिए तो ये इंडस्ट्री नहीं। और आप यकीन मानिएगा मैंने 1 सेकंड में डिसीजन लिया कि मैं इस इंडस्ट्री में काम करूंगा। और मेरे फादर ने मुझसे 1 साल तक बात नहीं की थी। मतलब एक ही घर में रह रहे हैं हम, फिर भी एक दूसरे से बात नहीं की। ये बात मैंने ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको दुनिया में आलू प्याज फ्री में नहीं मिल रहा। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफलता पाने निकले हो, तो कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत है आपका बिलीफ सिस्टम। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। ये बहुत अच्छी लर्निंग है आपकी स्टोरी से विजय जी, कि अगर आपका भरोसा, देखिए बहुत बार क्या रहता है कि हमारे पेरेंट्स को, घर वालों को वो चीज नहीं देखी है जो हमने देखी है, जो हम देख के आए हैं। बिल्कुल। तो ये उसी प्रकार की चीज हो गई कि जैसे हम किसी आइलैंड पे चले जाएं और वहां पे हम एक 20 फुट का आदमी देखें और हम आगे लोगों को बोलें कि यार 20 फुट का आदमी देख के आओ, तो लोगों को यकीन नहीं होता है। लेकिन हम देख के आए हैं, तो अगर हम मान लें और फिर उन लोगों को वहां पे ले जाके दिखा दें तो शायद उनको भी यकीन हो जाएगा। तो वैसे ही हमें डायरेक्ट सेलिंग में करना पड़ेगा। बिल्कुल, उनको दिखाना पड़ेगा कि भैया ये सब कुछ, दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है सर। हाँ, वो दिखाना पड़ेगा चमत्कार को। दैट्स ग्रेट। व्यूअर्स के बहुत सारे प्रश्न हैं विजय जी। एक प्रश्न मैं लेना चाहता हूँ जो इस समय बहुत जरूरी प्रश्न है। इस समय बहुत सारे लोग MLM में क्रिप्टो करेंसी को प्रोडक्ट के रूप में लेके आ रहे हैं।
बिल्कुल। और चूंकि वो है ही पूरा का पूरा मनी सर्कुलेशन टाइप की चीजें हैं जी, इनकम आती है, लोग दिखाते हैं कि 2 महीने में 2 लाख रुपए आ गए। बिल्कुल। आप कहाँ डायरेक्ट सेलिंग में लगे हुए 2 साल से आपको कुछ मिल नहीं रहा है। एग्री। और कुछ लोग उनसे भयभीत भी हो जाते हैं, बिल्कुल। कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करूं नहीं करूं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और मेन प्रश्न ये है कि आपके अनुसार क्या MLM का क्रिप्टो प्रोडक्ट हो सकता है? सर मेरा मानना ये है कि माँ बनने का प्रोसेस जो है, चाहे वो भारत की महिला हो या अफगानिस्तान की या पाकिस्तान की या ऑस्ट्रेलिया की, माँ बनने का कुदरत ने एक समय निर्धारित किया है 9 मंथ का। राइट। माँ कहीं भी बनेगी, 9 महीने उसको चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज की तारीख में पहली बात तो लॉ और रेगुलेशंस ना होने के कारण या उनकी कमी होने के कारण कुछ लोग आते हैं और MLM के नाम पे कुछ भी बेचते हैं। राइट। तो मेरा ये मानना है कि क्रिप्टो करने से बेहतर, बराबर, या क्रिप्टो को अलग तरीके से ना करते हुए इससे बेहतर है आप जुआ खेल लें। क्योंकि अगर आप जुआ खेलेंगे ना तो आखिर में जो ऑर्गेनाइजर होता है, जो जुआ खिलाता है, वो आपको, आप सब कुछ अपना हार जाओगे ना, तो वो आपको 100 रुपए देगा घर तक जाने का भाड़ा। बराबर है। और क्रिप्टो या कोई भी मनी सर्कुलेशन प्लान, उसके अंदर आप ना सिर्फ अपना पैसा खोते हैं बल्कि आप खोते हैं लोगों का पैसा। और जब लोगों का और अपना दोनों का पैसा खोते हैं तो उसके बाद में आपके पास कुछ नहीं बचता। और फिर बाद में वही आ जाती है बात जो हमने बहुत पुरानी सभ्यता में सुनी थी कि शेर आया शेर आया शेर आया। और लोग, मतलब मैं ये कहता हूं कि पैसा कमाना है ना तो एक ही रास्ता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और उसमें भी जितनी जेन्युइन कंपनीज है वो, बराबर। बाकी पैसा तो सर दारू के धंधे में भी है। उसमें आप 2 महीने में 2 लाख छोड़ो, 1 महीने में 50 लाख भी कमा सकते हो। क्या आप दारू का धंधा करना चाहोगे? गुजरात में तो धंधा खूब चलेगा। बिल्कुल बराबर। एक रेपुटेटेड एक फैमिली मैन क्या करना चाहेगा? कतई नहीं। तो आप सोच कर देखिए कि जिस धंधे का भी कोई लो नहीं है, जिस चीज का कुछ वो नहीं है, आप उसको लेकर जा रहे हो और सिर्फ क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है, क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है। और मेरा ये मानना है कि मुझे अपने सपनों के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार है और मुझे किसी और के सपने और किसी और की जिंदगी को बिल्कुल अधिकार नहीं है उसके खिलवाड़ करने का। क्योंकि इसी इंडस्ट्री के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, लोग अपनी जमीनों को बेचकर, अपने बच्चों की FD तुड़वा कर अपनी मेहनत का पैसा लगाते हैं। और सर एक सच बात बताता हूँ, जब किसी का भी 1 रुपया जाता है ना तो हाई निकलती है। तो आप शायद करोड़ों कमा भी लेंगे पर वो करोड़ों आपके और आपके परिवार के कभी काम नहीं लगेगा। क्योंकि पैसा आना इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा किस रास्ते से आ रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वंडरफुल, बहुत अच्छे से आपने बताया। और मुझे लग रहा है कि ये पर्टिकुलर ये वाला जो हिस्सा है इस इंटरव्यू का, उन सब लोगों तक आप पहुंचाइए जो लोग कहीं ना कहीं किसी लालच में, किसी आकर्षण में फंसे हुए हैं और अब उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि बाद में कितना बड़ा उनको नुकसान हो जाएगा और कितनी बड़ी वो गलती कर बैठेंगे। कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन लेते हैं विजय। बिल्कुल सर। पवन गुगरी का प्रश्न है, हाई प्रोफाइल वाले लोगों का इंप्रेशन तो जल्दी जम जाता है, लेकिन लो प्रोफाइल वाले या डेली वेज पे काम करने वाले, मजदूरी करने वाले लोग डायरेक्ट सेलिंग को पार्ट टाइम शुरू करते हैं तो उनका प्रोफेशन देख के लोग उनके बारे में अंदाजा लगा लेते हैं और उनकी बात को अच्छे से सुनते नहीं हैं, उनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं। तो वो कैसे लोगों के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करें? सर यहाँ पे मैं 2 चीज, इस प्रश्न का उत्तर मैं 2 पार्ट में देना चाहूंगा। प्लीज। सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि आप अमीर हैं या गरीब हैं या मजदूर हैं, ये जब तक आप नहीं बता रहे सामने वाले को कैसे पता चलेगा? राइट। तो आपको, जब भी मैं ये मानता हूं कि जब मैं किसी व्यक्ति के पास जा रहा हूं बिजनेस के लिए, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा टेक्सचर, मेरा पोस्चर, मेरे हेयर, मेरे बोलने की स्टाइल, मेरी बैठने की स्टाइल, राइट। क्योंकि हम ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा बाय प्रोडक्ट है। आप ये मत देखिए कि विजय अग्रवाल आज कितना पैसा कमा रहा है, आप ये देखिए कि एक पानी के पाउच बेचने वाले को इस इंडस्ट्री ने 7 साल में क्या बना दिया। राइट। तो इम्पोर्टेंट है आपकी वेशभूषा। अगर आप चप्पल पहन के किसी को डायरेक्ट सेलिंग का प्लान देने जा रहे हैं तो आपकी बात पे भरोसा नहीं करेगा। राइट। आपकी बॉडी, आप घर पे जाके किसी की, आपकी किस बॉडी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, किस बॉडी लैंग्वेज से आप बैठे हैं, आपने जो कपड़े पहन रखे हैं वो कैसे हैं, राइट। तो
अमीर लोगों में और गरीब लोगों का कोई फर्क नहीं है। ये इंडस्ट्री वो है जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बातें, राइट। मेरा एकेडमिक एजुकेशन 10th है, मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ, पर जब मैं किसी व्यक्ति से बात करता हूँ तो कोई जज नहीं कर सकता कि मैं 10th पढ़ा हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट किया। मैं संजय नगर करके हमारे वहाँ एक स्लम एरिया था, मैं वहाँ रहता था। तो आप अगर मुझे इस इंडस्ट्री से पहले आप मिले होते तो मेरी लैंग्वेज, जो एक रेडी चलाने वाला या कोई फुटपाथ पे बिजनेस करने वाले की लैंग्वेज कैसी होगी, मेरा सर्कल कैसा होगा, तो आप सोच कर देखिए कि मैंने सबसे पहले यही चैलेंज तो मेरे सामने था, पर मैंने अपने आप को एजुकेट किया। जब मुझे पता चला कि मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है तो मैंने सफल लोगों की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी किया। जब मुझे पता चला कि मुझे तू तड़ाक, तेरा, मेरा, ये उंगली करके बात नहीं करना, क्योंकि यही तो वो साइन है जिससे मैं आपको जज कर रहा हूँ। वेरी ट्रू। एक सामने वाला आपको जज कैसे कर रहा है, इन्हीं साइंस से तो कर रहा है। आपने पैर पे पैर चढ़ा के बैठे हुए हैं, राइट है, आप देख कहीं रहे हैं, बात कहीं और कर रहे हैं, राइट। पर मेरा ये मानना है कि जब भी आप किसी के पास जाते हो, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ में, अगेन बात यहाँ पे बिलीफ सिस्टम की आ जाती है, अगेन बात यहाँ पे बिलीफ सिस्टम की आ जाती है कि भैया आप 100 करोड़ के मालिक हो, मैं 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री आपको देने आया हूँ। तो जब मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के मेरी इंडस्ट्री के बारे में, राइट, आपको सही चीज प्रेजेंट करूंगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ सर, आपका बैकग्राउंड कभी मैटर नहीं करेगा। दैट्स गुड, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। और मैटर नहीं करेगा। परफेक्ट एग्जांपल है, यहाँ से आप निकल के यहाँ तक आए हैं। बिल्कुल। दूसरी बात इसमें मैं जो कहना चाहूंगा कि लोग, जब मैं ये कहता हूँ भैया मैं पानी के पाउच बेचता था, पानी पूरी की लारी लगाता था, तो लोग क्या करते हैं, पानी पूरी वाले को, सर ये भी पानी पूरी की लारी लगाते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज कोट करना चाहूंगा कि मैटर ये नहीं करता कि वो झाड़ू लगा रहा है, कि पाउच बेच रहा है या पानी पूरी की लारी लगा रहा है। मैटर ये करता है कि जब वो व्यक्ति वो काम कर रहा है, उस काम को करते हुए उस व्यक्ति की सोच क्या है। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप अटेंडेंट थे, पर उनकी सोच में रिफाइनरी थी। राइट। मैं पानी के पाउच बेचता था, पर उस समय मेरे सपनों में बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, मेरी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल, विदेश यात्रा, ये मेरे जहन में थी। और वो चीज थी, वो एक छोटी सी चिंगारी थी जिसे डायरेक्ट सेलिंग ने हवा देकर ज्वालामुखी बना दिया, राइट है। पर अगर किसी के अंदर चिंगारी नहीं है और आप उसे फूंक 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 कर रहे हो, तो कितना भी फूंक लो, वो चिंगारी कभी बनी नहीं सकती। तो आप किसी के प्रोफेशन को उसको जज मत कीजिए, उसके अंदर वो चिंगारी है या नहीं, उससे उसको जज कीजिए। दैट्स गुड, वंडरफुल विजय जी, थैंक यू। लाजवाब। निखिल का प्रश्न है, 18 से 14 साल के बीच में लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ तो जाते हैं, पर काम पे फोकस नहीं कर पाते, उनका फोकस कैसे करवाएं? सर यहाँ पे मैं आप इस दौर से भी रिसेंटली गुजरे हैं। यस, मैं इस चीज पे ये कहना चाहूंगा कि 18 से 24 साल की एज होती खेलने कूदने और खाने की है, अनटिल और अनलेस आपके माथे पे कोई जवाबदारी ना आ जाए। इस इंडस्ट्री में अंगद की जरूरत है। अंगद का मतलब होता है जो जाके पैर गड़ा दे, राइट। वो पैर इसलिए गड़ा पाया कि पहला तो उसको श्री राम पे बिलीव था कि मेरे प्रभु की हार मैं स्वीकार कर लूंगा, राइट। तो वो अंगद, तो आप अंगद को ना देखिए, आप इनके थ्रू जो रिस्पॉन्सिबल है, जो इनके माँ बाप हैं या इनके घर में जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनसे जाकर मिलिए, उनको बताइए। और बट क्योंकि इनको क्या है, इनके पास कल को माँ बाप ने कह दिया अरे भैया नहीं करना, तो कि मम्मी पापा ना बोल रहे हैं, घर वाले नेगेटिव है, राइट है, तो ये लोग डिसीजन मेकर है ही नहीं। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में जो डिसीजन मेकर है वो 25-27 साल से लेकर 45-50 के जो एज वाले होते हैं, ये लोग डिसीजन मेकर्स होते हैं, राइट है। तो अगर आप 18 के पास जा रहे हो, कोई इश्यू नहीं है, जाइए, पर 18 के पास जाके जो उनके घर में उनके पेरेंट्स है, वहां तक आप पहुंचने का प्रयास कीजिए कि भैया तुझसे तो मिलके मजा आ गया, तेरे माँ बाप से भी मिलना है, ताकि इस इंडस्ट्री के बारे में हम उनको बता सके। क्योंकि एक बात तो पक्की कि बच्चा अगर कुछ करना चाह रहा है, राइट है, अगर आपने उसी को कन्विंस किया तो होगा क्या, वो 2-4 सेमिनार में जाएगा, समझेगा, मोटिवेट होगा, थोड़े दिन करेगा, फिर डूस हो जाएगा। पर अगर आपने जाके जड़ पकड़ ली, मतलब उसके माँ बाप को या उसके पेरेंट्स को या उसके गार्डियंस को, तो होगा ये कि कल को अगर वो नेगेटिव भी हो रहा है या थोड़ा थोड़ा डिम भी हो रहा है, तो उसके माँ बाप उसको बैक फोर्स देंगे ताकि वो उसको और आगे डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाए। क्योंकि जिम्मेदारी एक वो चीज है, एक वो हथियार है
जो आपको किसी भी युद्ध को लड़ने पे मजबूर कर देती है। ग्रेट, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। मैं अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ विजय जी। हमारा वीकेंड का प्रश्न है, सर कुछ लोग बोलते हैं कि ये घर घर जाने का बिजनेस है, एग्री, और बस हम ऐसा काम करना चाहते हैं कि कहीं जाना न पड़े, सिर्फ ऑफिस में एक जगह बैठे रहें। सर सच बताऊं मैं आपको तो शायद ये देश का दुर्भाग्य है। शायद ये देश का दुर्भाग्य है। एक व्यक्ति था, उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि मुझे कुछ ना करना पड़े, मैं कुर्सी पर बैठा रहूं, लोग आए अपना काम करके चले जाएं और मुझे पैसा मिले। आज वो सुलभ शौचालय में नौकरी करता है, उसे कुछ नहीं करना पड़ता, वो सिर्फ एक चेयर पे बैठा रहता है, लोग आते हैं अपना काम करते हैं, पैसा देते हैं, वो चले जाते हैं। राइट है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको जीवन में बड़ी सफलता पानी है तो 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है घर का, जितना जल्दी हो सके उसे छोड़ दो। क्या बात है। दूसरा दरवाजा है ऑफिस का, उसमें सिर्फ पैर लग के और बाहर निकल जाओ। और तीसरा दरवाजा है कस्टमर यानी कंसल्टेंट का, वहां टेंट लगा के सो जाओ। क्या बात है। क्योंकि जिन लोगों को भी ये लगता है कि इस इंडस्ट्री में घर घर जाना पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं कि दारू अच्छी या दूध, मैं आपसे पूछूं कि दारू अच्छी या दूध, दूध राइट है। पर दारू बेचने वाले को कहीं जाना पड़ता है क्या? नहीं, वही आते हैं लोग, राइट, लाइन से लगते हैं। हाँ, लाइन से लगते हैं। पर दूध बेचने वालों को हर रोज सुबह 5 बजे लोगों का दरवाजा खटखटा के देने जाना पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप दारू की दुकान खोलना चाह रहे हैं या दूध की। अगर दारू की दुकान खोलना चाह रहे हैं, मतलब जो भी आप एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं वो कीजिए, पर हम दूध बेचने वालों में से हैं जिसे घर घर भी जाना पड़ेगा, लोगों की हेल्थ भी सुधारनी पड़ेगी और साथ में ताना भी खाना पड़ेगा कि भैया कल दूध में पानी ज्यादा था। पर आपका ये काम कितने लोगों की दुआएं आपको देगा, राइट, आपको पता नहीं। और यही एक इंडस्ट्री है सर, जहाँ पे रोज सुबह उठ के आप अपने चेक में फिगर भर सकते हो कि इस महीने मुझे 5 लाख चाहिए या 10 लाख। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, दैट्स ग्रेट। विजय जी, आपकी जो बातचीत है उसमें इतना मोटिवेशन है, इतनी एनर्जी है, इतना बिलीव है एक्चुअली उसके पीछे कि वो बिल्कुल लोगों के दिलों तक जाती है और बहुत